आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी लिपिड मेटाबॉलिज्म। इसमें हम लोग लिपिड के एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन और ये सब हम पढ़ेंगे, सिक्रेशन और यूटिलाइजेशन के किस तरह लिपिड डाइजेस्ट होके एब्जॉर्ब होता है एंटीरियर साइड में और फिर यूटिलाइज होता है। जैसे कि हमें पता है लिपिड्स ये हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल है, वाटर इनसॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और इनसॉल्युबल है इसलिए वाटर इनसॉल्युबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशंस में क्योंकि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स हैं। और ये जनरली बॉडी के जो लिपिड्स हैं ना वो कंपार्टमेंटलाइज्ड होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन एसोसिएटेड लिपिड्स या ड्रॉपलेट्स ऑफ ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, या जो लिपिड्स ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू सम प्रोटीन्स विद हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स लाइक अल्ब्यूमिन एक्सेट्रा। इसके अलावा लिपिड्स के हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स जो भी होते हैं रेगुलेटरी और कोएंजाइम फंक्शंस होते हैं वो भी एक लिपिड्स ही होते हैं ना, इसीलिए वो। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स और जो हमारे पास स्टीरॉइड्स होते हैं वो तो ऑब्वियसली बॉडी के होम्योस्टेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास लिपिड्स की डाइजेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिज्म में कोई कम ज़्यादा हो जाए, जैसे कि लिपिड अगर कम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो कौन कौन सी कंडीशंस हमारे हो सकती हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, हमारे पास ओबेसिटी हो सकती है और तीसरी हमारे पास डायबिटीज़ भी हो सकती है इसकी वजह से। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और यूटिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो एवरेज डेली इंटेक हमारे पास होता है 78 ग्राम्स ऑफ लिपिड। ये यूएस के हिसाब से है, हमारे हिसाब से ऑब्वियसली कैलकुलेटेड नहीं है। फिर अगर उसमें भी हम 78 में से भी अगर हम देखें कि ट्राइसाइल ग्लाइसरोल कितने होते हैं, वो 90% ट्राइसाइल ग्लाइसरोल होते हैं। और दूसरे उसके बाद हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, ईस्टर हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए और हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स हो गए, ये सारे होते हैं ट्राइसाइल ग्लाइसरोल के अलावा, जो हमारे पास 10% रह गए। सही। जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो नॉन ईस्टिफाइड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल से फॉस्फोलिपिड्स और नॉन ईस्टिफाइड फ्री फैटी एसिड्स है, जो ईस्टिफिकेशन जिसकी नहीं हो। फिर स्टमक में इनकी डाइजेशन हमारे पास होती दो में है, स्टमक से स्टार्ट होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमारे पास लिपिड की डाइजेशन एंड हो जाती है। स्टमक में हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज सीक्रेट मतलब डाइजेशन होती है लेकिन लिमिटेड होती है और कहती होती है थ्रू स्टमक में एक लिंगुअल लाइपेज, टंग में मीन्स माउथ में सीक्रेट होता है लिंगुअल लाइपेज दैट ओरिजिनेट मतलब टंग के बिल्कुल पीछे ग्लैंड्स होते हैं, वहाँ पर लिंगुअल लाइपेज होता है, लेकिन टंग से फिर स्टमक में आता है तो डाइजेशन वहाँ पर इसकी स्टमक में होती है। और थ्रू गैस्ट्रिक लाइपेज गैस्ट्रिक म्यूकोसा से सीक्रेट होती है, वहाँ पर होती है। और ये दोनों एंजाइम्स है ना लाइक रिलेटिव एसिड स्टेबल है, मीन्स एट pH ऑफ समथिंग 4 to 6 pH पर ये स्टेबल है, मीन्स ये डिग्रेड नहीं होते। फिर हमारे पास है एसिड लाइपेजेस, हाइड्रोलाइज करेंगे फैटी एसिड्स को, जो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल से जो फैटी एसिड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज करेंगे। और जो शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना, जो उनके कार्बन नंबर मतलब लेस देन 12 नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स जिनमें होते हैं फैटी एसिड्स, वो शॉर्ट और मीडियम में काउंट होते हैं और वो मिल्क फैट में होते हैं, जैसे सही है ना, मिल्क फैट वगैरह में होते हैं। तो ये जो हमारे पास इन्फेंट्स होते हैं जिनकी डाइट में सिर्फ मिल्क फैट होता है, दूसरा सिस्टिक वो पेशेंट जो या वो इंडिविजुअल्स जो सिस्टिक फिब्रोसिस जिनको होता है, जो कि लाइक पैनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से, मैं आपके आगे बताती हूँ कि वो क्या होता है, तो लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होती थ्रू पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो वो उनमें ये वाले गैस्ट्रिक लाइपेज और हमारे पास लिंगुअल लाइपेज रोल प्ले कर रहे होते हैं, लिपिड्स के एब्जॉर्प्शन में हैं। ये मतलब डाइजेस्ट सब में कर रहे होते हैं, लेकिन जो सिस्टिक फिब्रोसिस और जो मिल्क इन्फेंट्स होते हैं जो मिल्क करते हैं उनमें उनका मेजर रोल प्ले होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सिस्टिक फिब्रोसिस की, तो हमारे पास जो सिस्टिक फिब्रोसिस है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और लाइक मोस्ट कॉमन जेनेटिकल लीथल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि एक जीन होती है जो कि प्रोटीन बनाती है, सिस्टिक फिब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर प्रोटीन बनाती है, वो नहीं बन रही होती है। वो प्रोटीन का काम क्या होता है, बेसिकली क्लोराइड चैनल्स होते हैं एपिथेलियम ऑफ पैनक्रियाज, लंग्स, पैनक्रियाज पे होते हैं, लंग्स पे होते हैं, और थर्ड हमारे पास होते हैं स्वेट ग्लैंड्स और टेस्टिस। पैनक्रियाज, लंग्स, टेस्टिस और स्वेट ग्लैंड्स, यहाँ पर एपिथेलियम होते हैं जहाँ पर क्लोराइड चैनल्स होते हैं, तो उनकी सीक्रेशन कराते हैं। लेकिन जब ये प्रोटीन नहीं बन पा रहे थे तो ऑब्वियसली सीक्रेशन नहीं होगी और ना क्लोराइड की सीक्रेशन की वजह से, क्लोराइड अंदर ही रहेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी और सोडियम की भी एब्जॉर्प्शन होगी। थ्रू सोडियम की एब्जॉर्प्शन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से सोडियम अपने साथ वाटर की भी एब्जॉर्प्शन करवाएगा और इसकी वजह से जो म्यूकस है वहाँ पर वाटर की जो म्यूकस सीक्रेट होता है ना वो
थिक म्यूकस सीक्रेट होगा क्योंकि वाटर वहाँ पर नहीं होगा, सही है। और फिर वो जो म्यूकस थिक हो जाएगा फिर वो पैनक्रियाटिक डक्ट्स को है ना वो क्लॉग कर देगा, मतलब पैनक्रियाट जो थिक म्यूकस है वो क्लॉग कर देगा पैनक्रियाटिक डक्ट्स को बंद कर देगा, जिसकी वजह से जो पैनक्रियाटिक सीक्रेशन होती है, जो भी एंजाइम्स वगैरह होते हैं वो इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएंगे और वो पैनक्रियाटिक एंजाइम की इंसफिशिएंसी हो जाएगी और फिर लिपिड्स डाइजेस्ट नहीं होगी। तो उन पेशेंट्स में सिस्टिक फिब्रोसिस होती है। और सिस्टिक फिब्रोसिस अगर हम बात करें तो सिस्टिक फिब्रोसिस कॉज कर सकती है क्रॉनिक लंग इन्फेक्शंस कर सकती है, और अगर ये प्रोग्रेसिव रहे तो लंग में और ज़्यादा इन्फेक्शन मीन्स पल्मोनरी डिजीज़ भी कर सकती है और मेल इनफर्टिलिटी भी कर सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इमल्सिफिकेशन ऑफ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इमल्सिफिकेशन अगर हम बात करें तो इमल्सिफिकेशन बेसिकली ये ड्यूटेरियम में हो रही होती है इमल्सिफिकेशन, और इमल्सिफाइड मीन्स फैट को फैट का जो बिग मॉलिक्यूल है उनको स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, उनको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इमल्सिफिकेशन की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और इंक्रीज सरफेस एरिया पे हमारे पास बहुत सारे एंजाइम्स इजीली एक्ट करके जल्दी से लिपिड की डाइजेशन करवा सकते हैं। और ये होता है, और इमल्सिफिकेशन दो प्रोसेस की वजह से होती है। एक तो इसका जो डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज़ होती है कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स की वजह से, एक वो, और एक मैकेनिकल मिक्सिंग होती है। मैकेनिकल मिक्सिंग पैरासिलिसिस की वजह से होती है, और दूसरा डिटर्जेंट एक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स की वजह से होते हैं। जो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स होते हैं ना, वैसे नॉर्मली बाइल सॉल्ट्स मतलब सीक्रेट होते बनते लिवर में, स्टोर होते गॉल ब्लैडर में जहाँ के वो कंसनट्रेट होते हैं, और ये एम्फीपैथिक डेरिवेटिव्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कॉन्जुगेटेड जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेटेड स्टीरोल रिंग होती है, एक हाइड्रोक्सी स्टीरोल रिंग होती है, और उसके ऊपर एक साइड चेन होती है टू विच अ मॉलिक्यूल ग्लाइसिन या फिर हम टॉरिन मॉलिक्यूल अटैच होता है। उसके साइड चेन पे जो मॉलिक्यूल होता है उस पर अटैच होता है ग्लाइसिन और टॉरिन। और ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं डाइटरी लिपिड्स के साथ वो रिएक्ट करेंगे, और फिर वो क्योंकि हमें पता है कि जो बाइल सॉल्ट है उसके दो एंड्स होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक जो इनसाइड होता है, एक हाइड्रोफिलिक जो आउटसाइड होता है। तो हाइड्रोफोबिक में लिपिड ड्रॉपलेट्स अब वहाँ पर अटैच हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक जो भी अदर ड्यूरिनल कंटेंट्स होते हैं ना जो हाइड्रोफिलिक होते हैं वहाँ पर अटैच हो जाएंगे, और वहाँ पर इजीली लिपिड की एब्जॉर्प्शन करवा लेंगे थ्रू मतलब इनकी वजह से एंटीरियर साइड में इजीली लिपिड की एब्जॉर्प्शन होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिग्रेडेशन बाय द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स किस तरह डिग्रेड करते हैं। डिग्रेडेशन हमारे पास तीन चीज़ों की होती है, ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रल और फॉस्फोलिपिड्स। मोस्टली हमारे पास ट्राइसाइल ग्लाइसरोल ही होते हैं, जो कि हमने पढ़ा 90% जो हमारे पास इनटेक होता है वो ट्राइसाइल ग्लाइसरोल, बाकी सारे लेस देन 10% होते हैं, सही है। ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी अगर जब बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इनको इजीली डाइजेस्ट और इनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता थ्रू इंटेस्टाइनल वेरा है, तो इसको हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा। और हाइड्रोलाइज के लिए बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, कि ईस्ट्रेज होता है, पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है और कोलाइपेज होता है। जो ये सारे ईस्ट्रेज और पैनक्रियाटिक लाइपेज होते हैं वो फैटी एसिड को रिमूव करते हैं एट कार्बन नंबर 1 और 3। और फिर हमारे पास जो रिजल्ट्स में जो बनते हैं वो दो बनते हैं, एक मोनोसाइल ग्लाइसरोल बनता है और दूसरा हमारे पास फ्री फैटी एसिड बनता है, जो फ्री फैटी एसिड बनता है, सही ना। और फिर हमारे पास हाँ, अगर पैनक्रियाटिक हमारे पास लाइक पैनक्रियाटिक सिक्रेशन में कमी हो जाती है, हमें पता है कि उसकी वजह से सिस्टिक फिब्रोसिस होगी और अब्जॉर्प्शन नहीं हो जाएगी फैट की, फिर उसमें स्टिक्टोटोरिया हो जाएगा जिसकी वजह से फैट का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन होगा थ्रू फीसेस। और उसके बाद जो नेक्स्ट एंजाइम मैंने आपको बताया था कोलाइपेज भी पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, जो कि पैनक्रियाटिक लाइपेज से बाइंड होकर एक्चुअली ये पैनक्रियाटिक लाइपेज की एक्टिविटी को और ज़्यादा इन्हेंस करता है, इंक्रीज़ करता है। जब कोई लाइक इनहिबिटर्स प्रेजेंट होते हैं तो कोलाइपेज इनहिबिटर से ओवरलैप हो जाता, मतलब उसको ओवरराइड कर लेता है, मीन्स कोलाइपेज विथ पैनक्रियाटिक लाइपेज एट द रेशो 1:1 पे वो लोग बाइंड हो जाते हैं, मतलब इक्वली बाइंड होते हैं। और जो भी लिपिड्स की जो डाइजेशन होती है ना, मतलब लिपिड्स को सराउंड करने के बाद लिपिड्स में सराउंड तो नहीं कह सकते हम लोग, ये कहेंगे कि लिपिड को अपने साथ अटैच करने के बाद उसकी डाइजेशन कराते हैं। वही इनहिबिटरी सब्सटेंसेस जो होते हैं ना, जैसे लाइक बाइल सॉल्ट जो इनहिबिट करता है, मिसल्स की फॉर्मेशन करवा देता है, तो वो इनहिबिट कर देता है। इनहिबिटरी सब्सटेंस होते हैं बाइल सॉल्ट जो प्रेजेंट होते हैं वो मिसल्स की फॉर्मेशन करवा लेते हैं। मिसल्स की फॉर्मेशन जो होती हैं वो भी जिसमें आपको होता है फॉस्फोलिप हाइड्रोफोबिक एंड पे बाइंड हो जाते हैं, और फिर हाइड्रोफिलिक होते हैं वो भी एब्जॉर्ब भी करवा रहे होते हैं।
वो बेसिकली इस वो हम इमल्सिफाई करवा रहे हैं, तोड़ रहे होते हैं, फिर ये लाइपेजेस वगैरह उनको डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी डाइजेशन करवाते हैं। और ये जो प्रोलाइपेज है प्रोकोलिपेज जो है वो कोलिपेज होता है एंजाइम, जो कोलाइपेज होता है ना कोलाइपेज जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है कोलाइपेज की वजह से, फिर उसको एक्टिवेट करता है ट्राइप्सिन, सही है ना, एक और ट्रिप्सिन से एक्टिवेट करके कोलाइपेज में कन्वर्ट करता है, फिर वो उसके साथ पैनक्रियाटिक लाइपेज के साथ मिलकर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। उसके बाद अर्ली स्टेट है, एक एंटी ओबेसिटी ड्रग है जो कि हमारे पास लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती। लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो ज़्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जो भी वो नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लिपिड एक्सक्रीट होगा और हमारे पास ओबेसिटी कॉज नहीं करेगी, मीन्स एंटी ओबेसिटी है। फिर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल की डिग्रेडेशन किस तरह होती है, मोस्टली कोलेस्ट्रॉल जो है ना फ्री नॉन एस्टरिफाइड फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं, नॉन एस्टरिफाइड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ 10 to 15% एस्टरिफाइड फॉर्म में होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी पैनक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल ईस्टेट हाइड्रोलेज या कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेस, पैनक्रियाटिक कोलेस्ट्रॉल ईस्टेट हाइड्रोलेज या कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रेस से डाइजेस्ट करवाता है और फिर प्रोड्यूस क्या होंगे, कोलेस्ट्रॉल और फ्री फैटी एसिड प्रोड्यूस होंगे। फिर फॉस्फोलिपिड की डाइजेशन, फॉस्फोलिपिड की डिग्रेडेशन जो होती है ना वो पैनक्रियाटिक जूस से होती है, वो फॉस्फोलाइपेज A2 से होती है। इसको भी कोलाइपेज की तरह कौन एक्टिवेट करेगा, ट्रिप्सिन एक्टिवेट करेगा। और जो कोलेस्ट्रॉल ईस्ट्रल में हमारे पास डिग्रेडेशन हो रही थी उसमें बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर और फॉस्फोलिपिड दोनों की डिग्रेडेशन में बाइल सॉल्ट्स एक्टिव रोल प्ले करता है, मीन्स इंक्रीज करता है, सवाए इसके ट्राइग्लाइसाइल ग्लाइसरॉल में उसकी एक्टिविटी को कम करता है एक्टिविटी को। इसके बाद हमारे पास है जो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज A2 है ना, पहले एक कार्बन निकालता है, मीन्स कार्बन नंबर 2 पे निकालता है। हमारे पास एक कार्बन फर्स्ट मतलब पहला कार्बन निकाला लेकिन कार्बन नंबर 2 पे निकालता है और फिर फॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है लाइसोफॉस्फोलिपिड में। फिर जो पहला कार्बन नंबर 2 तो निकाल दिया, जब पहला कार्बन निकालेगा तो लाइसोफॉस्फोलिपिड को कन्वर्ट करेगा ग्लाइसोफॉस्फोलिपिड में, ग्लाइसोफॉस्फोराइल बेस जो कि एक्सक्रीट हो जाएगी फीसेस में। फिर यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया, जैसे फॉस्फेटिडाइल कोलिन है वो कन्वर्ट होगी लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलिन में, फिर लाइसोफॉस्फेटिडाइल कोलिन ग्लाइसोफॉस्फोराइल बेस में कन्वर्ट हो जाएगी ग्लाइसराइल फॉस्फोराइल कोलिन। फिर कंट्रोल हम कह सकते हैं, कंट्रोल किस तरह, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन किस तरह होती है। देखिए पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस किस तरह होती हैं। अब देखिए जब स्मॉल, यहाँ से आप ये डायग्राम देख लें, स्टमक से जैसे ही कंटेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है पहले आएगा वो ड्यूडेनम में, सही है ना। जब ड्यूडेनम में आएगा तो ड्यूडेनम पे क्योंकि ड्यूडेनम पे हमारे पास कुछ प्रोटीन्स, अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स और जो फैट्स आते हैं ना ड्यूडेनम में, जैसे ही वो इंटर हुए तो कॉलीसिस्टोकाइनिन सीक्रेट हो जाएगा ड्यूडेनम से। और ड्यूडेनम में जैसे कॉलीसिस्टोकाइनिन सीक्रेट होगा तो वो क्या करेगा, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ करेगा और गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज इसलिए करेगा ताकि जितना कंटेंट ड्यूडेनम में आया पहले उसकी डाइजेशन हो, फिर दूसरा नेक्स्ट आए, सही है। फिर गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाने की वजह से बाइल हमारे पास रिलीज़ होगा, बाइल के रिलीज़ होने से इस पर एक्ट करेंगे, फिर वो ज़ाहिर है मसल्स की फॉर्मेशन कराएगा, फिर फॉस्फोलिपिड की डाइजेशन वगैरह ये सब करवाएगा कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा हम बात करें सिक्रेटिन, जो कि क्योंकि एसिडिक कायम आ रहा होता है स्टमक से। अब सिक्रेटिन से जो स्टमक से जो एसिडिक कायम आ रहा होता है तो फिर एसिडिक की एसिडिटी pH है ना सिक्रेटिन को रिलीज़ करवाती है ड्यूडेनम से, और वो क्या करेगी, सिक्रेटिन हमारे पास करवाएगी उसकी पैनक्रियाटिक जो भी एंजाइम्स है ना उनकी सिक्रेशन करवाएगी। सिक्रेटिन नाम से ज़ाहिर है सिक्रेटिन मीन्स सिक्रेशन करवाना, पैनक्रियाटिक जूसेस वगैरह से सिक्रेशन करवाएगी। सिक्रेशन में हमारे पास क्या आएगी, एक तो हमारे पास आएगा कि बाइकार्ब्स की सिक्रेशन कराएगी क्योंकि एसिडिटी आएगी, अब उसे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तो पहले बाइकार्ब्स की सिक्रेशन करवाएगा और ना वाटर की सिक्रेशन करवाएगा ताकि वो थ्रू डक्ट्यूल से सिक्रेशन करे ताकि वो pH के मीन्स नॉर्मल pH हो जाए, न्यूट्रलाइज करे, उससे एसिडिक ना रहने दे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन बाय एंटीरोसाइड्स। एंटीरोसाइड से क्या किस तरह हो गया, देखा हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बन गए, फ्री फैटी एसिड्स बन गए, फ्री कोलेस्ट्रॉल बन गए, फिर 2 मोनोसाइल ग्लाइसरॉल, ये सारे 3 चीज़ें जो है हमारे पास ये बनेंगी, सही है। जूजिनम में तक बनेंगी, जूजिनम तक ये सब बनेगा।
जैसे हमारे पास बाइल सॉल्ट्स और उसके अलावा हमारे पास बाइल सॉल्ट, फैट सॉल्युबल विटामिन्स वगैरह भी होंगे। फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन से होते हैं? ADE के, सही है ना। अब वो मसल्स बनाएंगे और इसमें मैं आपको बताती हूँ, ये डायग्राम देखें, हाँ दिख रही है ना आपको? सही है। हमारे पास 3 चीज़ें बन गई, फैट सॉल्युबल विटामिन्स टू मोनोसाइल ग्लाइसरॉल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल। अब ये जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है ना, ये कन्वर्ट होंगे, ये 3 चीज़ें बनी है ना। पहले तो हमारे पास माइसेल्स की फॉर्मेशन होगी, पहले आप वो सुन लें। जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं उसमें हाइड्रोफोबिक एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स लगे, फैट्स लगेंगे, सॉरी फैट की जो भी लिपिड्स वगैरह हैं वो लगेंगे। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, शॉर्ट और मीडियम चेन फैटी एसिड्स के वो मसल्स की फॉर्मेशन करने से उसके बाद लिपिड में ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, मसल्स की फॉर्मेशन नहीं करवाते। सिर्फ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स वो लगेंगे। उसके बाद जो हाइड्रोफिलिक एंड है वहाँ पर हमारे पास जो भी ड्यूटेनल कंटेंट्स हैं वो लगेंगे, इससे माइसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो माइसल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी ना, ये पे ट्रांसपोर्ट किस तरह होगी? इंटेस्टाइनल जो ब्रश बॉर्डर होता है ना, इंटेस्टाइनल विलाय पे, एपिथेलियम पे एक ब्रश बॉर्डर होता है। माइक्रोविलाय जो होता है ना, अपाइकल मेम्ब्रेन होते हैं, एंटीसाइड्स की जो अपाइकल मेम्ब्रेन होती है वहाँ माइक्रोविलाय है, वहाँ पर एक लेयर होती है, अनस्टर्ड वाटर लेयर होती है, जो कि मतलब वो बहुत पुअरली मिक्स होती है बल्क फ्लूइड से, मतलब वो फैसिलिटी मिक्स नहीं होती इतनी ज़्यादा बल्क फ्लूइड से। तो जो हाइड्रोफ्लिक होती है ना एंड माइसल्स का, वो फैसिलिटेट करेगी इसकी ट्रांसपोर्टेशन से, तो उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब होगा, अनस्टेड वाटर लेयर से वो निकल के ब्रश बॉर्डर में जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और इसी तरह हमें पता है कि जो बाइल हमारे पास अगर जितनी भी सिक्योरिटी थी उसका जो 100% में से अगर हम बोलें तो 5% एक्सीड होगी, 95% एब्जॉर्ब हो जाएगी थ्रू टर्मिनल इलियम। और कोलेस्ट्रॉल इतना पुअरली एब्जॉर्ब होता है एंटीरोसाइड से, सही है ना। उसके बाद हम बात करते हैं ये इस चीज़ की, इंटेस्टाइनल म्यूकोजल सेल्स हमारे पास कहेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होंगे, मोनोसाइल ग्लाइसरॉल होंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल। अब जो पहले लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स है ना, ये हमारे पास एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी असाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज है ना, लॉन्ग चेन फैटी एसिड पे एक्ट करके इसको बनाएगा फैटी असाइल कोई। क्या लॉन्ग चेन फैटी एसिड को फैटी असाइल कोई में कन्वर्ट करेगा, फैटी असाइल को ए सिंथेटेज करेगा। अब ये जो फैटी असाइल को ए है ना, वो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे। ये देखें, ये दोनों पे एक्ट करेगी, कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट करेगी तो मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल पर भी एक्ट करेगी। कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कन्वर्ट करेगी? असाइल कोई कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, कोलेस्ट्रॉल पे एक्ट कौन करेगी? असाइल कोई कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज, असाइल कोई सब में लगेगा, मैं आगे भी बता दूँ। असाइल कोई कोलेस्ट्रॉल असाइल ट्रांसफरेज इसको कन्वर्ट करेगी, ये इसमें फिर फैटी एसिड कोई भी लगेगा और फिर उसको कोलेस्ट्रॉल ईस्टर में कन्वर्ट करेगी। इसी तरह अगर हम मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल की बात करें तो मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल में असाइल को ए मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल असाइल ट्रांसफर, पहला मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल जाएगा फिर दूसरा जाएगा, जो पहला आ जाएगा तो मोनोअसाइल ग्लाइसरॉल असाइल ट्रांसफरेज, इस पर फैटी असाइल लगेगा, वो चला गया। फिर जब दूसरा ऐड करेगा असाइल को ए डाइअसाइल ग्लाइसरॉल असाइल ट्रांसफरेज, असाइल कोए डाइसाइल ग्लाइसरॉल असाइल ट्रांसफरेज वो एक्ट करेगा और इस पर दोबारा फैटी असाइल कोए एक्ट करेगा, फिर उसको कन्वर्ट करेगा ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल में। फिर जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है वो तो डायरेक्टली काइलोमाइक्रोन्स में चले जाएंगे। अब देखें काइलोमाइक्रोन्स की जो आउटर लेयर है ना, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनती है, एपोलिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है। फॉस्फोलिपिड एपोलिपोप्रोटीन से मिलकर बनती है और कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, नॉन स्टिफाइड कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और एपोलिपोप्रोटीन्स, ये चीज़ों से मिलकर बनती है। और इनमें तीनों चीज़ों की ये फिर इंट्रासेलुलर हो जाते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल स्टिल मीन्स काइलोमाइक्रोन्स के अंदर 3 चीज़ें जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल स्टिल हो गए, ट्राइसाइल ग्लाइसरॉल हो गए और ये हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन्स, फिर इनके हमारे पास ब्लड में सीक्रेट होंगे। ये सारी चीज़ें आपको बता दूँ, लेकिन आपको इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिपिड की मेल एब्जॉर्प्शन से, अगर लिपिड की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टेटोरिया हो जाएगा, जिसकी वजह से फैट की एक्सक्रीशन हो जाएगी फेसेस करेगा। उसमें क्या होता है, और ये ज़्यादातर सिस्टिक फिब्रोसिस में भी होता है और या तो शॉर्ट बाउल सिंड्रोम जो होता है ना उनमें होता है। लेकिन इस चीज़ की ट्रीटमेंट ये हो सकती है कि हम शॉर्ट और मीडियम चेन डाइट में ज़्यादा अगर देंगे तो उनमें ये चीज़ें बनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनमें ना माइसल्स की फॉर्मेशन करवाना ज़रूरी नहीं है। एंजाइम से तो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट हो ही जाता है पैनक्रियाटिक और लिंगोलाइपेज से, उसके बाद वो जैसे ही मिक्स वो फिर जैसे ड्यूडिनम या जूस में आते हैं तो वो डायरेक्टली एंटीरोसाइड में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि उनको माइसल्स की फॉर्मेशन नहीं करनी पड़ती, सही ना, तो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं शॉर्ट और मीडियम चेन।
फिर हमने आपको सिक्रेशन फ्रॉम एंटीरोसाइट, ये जो भी है ये नेक्स्ट पेज पे आपको बताते हैं। फिर हमारे पास है, यहाँ तक बना होगा, एक मिनट। फिर ये जो भी हमारे पास जो भी लिपोप्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये रिलीज हो जाएंगे एक्सोसाइटोसिस करके एंटीरोसाइट से इनटू द लैक्टील्स। ये जो लिपिड के बारे में मतलब एक्सोसाइटिस करके ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएंगे। मोनो जो शॉर्ट और मीडियम चेन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर्टल सर्कुलेशन से, फिर वो उनके पास जो भी एल्ब्यूमिन वगैरह प्रोटीन्स होते हैं ना जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वो डायरेक्ट फिर लिवर के पास जाएगा। लेकिन ये जो हमारे पास लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स होते हैं, इनमें क्या होगा, ये पहले रिलीज़ होंगे लैक्टील्स, जो कि हमें पता है लिम्फेटिक वेजल्स हैं उनमें रिलीज़ होंगे। और विलाय में जो भी लिम्फेटिक वेजल्स होते हैं ना उनको लैक्टील्स कहते हैं, उनमें रिलीज़ होंगे। फिर उनसे वहाँ से निकल कर ये वहाँ से निकलेंगे, फिर हमारे पास जाएंगे उसमें थोरेसिक डक्ट में। लिम्फेटिक्स हमें पता है कहाँ जाएंगे, थोरेसिक डक्ट में जाएंगे। थोरेसिक डक्ट के बाद ये हमारे पास जाएंगे उसमें एक वीन होती है, क्या नाम था उस वीन का, सबक्लेवियन वीन था, हाँ सबक्लेवियन वीन में जाएंगे। सबक्लेवियन वीन से होने के बाद ये इंटर हो जाएंगी ब्लड में, और फिर ये सब कुछ इसकी इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन हुई है। लेकिन जैसे ब्लड में काइलोमैक्रोन रिलीज होता है ना, वो तो इमेच्योर होता है, तो वो एपोलिपोप्रोटीन ई और C2 लेता है थ्रू ये जो हमारे पास हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होती है ना HDL, तो वहाँ से एपोप्रोटीन C2 और E लेता है, जिसकी वजह से वो मैच्योर हो जाता है। ये याद रखिएगा। अब इसके बाद हम डिफरेंट फैट्स पढ़ते हैं कि यूजेस बाय क्या क्या होते हैं, किस किस के। जो भी ट्राइसेल ग्लाइसरोल काइलोमैक्रोन्स होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे कैपिलर बेड्स में, और स्केलेटल कार्डियक कार्ड एडोबस टिश्यूज में ब्रेक हो जाएंगे। ये ब्रेक होंगे थ्रू लाइपेजेस, लाइपोप्रोटीन लाइपेजेस, जो कि हमारे पास एडिपोसाइट सीक्रेट करते हैं ऑन द एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। वहाँ पर सीक्रेट करने के बाद वो दो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्री फैटी एसिड्स में और मोनोसाइल ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा, सही ना। फ्री फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये हमारे पास फ्री फैटी एसिड बन गया, ग्लाइसरोल, फिर रेमनेंट जो बन जाएगा वो हमारे पास काइलोमैक्रोन के कुछ रेमनेंट्स होंगे। फ्री फैटी एसिड्स क्या होंगे, ये हमारे पास डिफरेंट में या तो मसल्स के पास जाएंगे, एडिपोसाइट्स के पास जाएंगे। एडिपोसाइट्स के बाद जाने के बाद जो फ्री फैटी एसिड्स हैं ना, ये जाएंगे एडिपोसाइट्स में और वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, या तो वो एडिपोसाइट्स में जाएंगे, वो या तो वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होने की सीरम एल्ब्यूमिन से ट्रांसपोर्ट कर लिवर के पास जाएंगे, दूसरे ट्राइसर ग्लाइसरोल बनाने की वजह से ये जाएंगे, सही है ना। अगर वो लिवर में अगर वो एडिपोसाइट्स में जा रहे हैं तो वो जाएंगे, उस पर एक्ट करेगा, अगर वो लिवर में जा रहे हैं तो जो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन है ना, वो उसकी ट्रांसपोर्टेशन में करवाएगा फ्री फैटी एसिड की। लेकिन जो लिवर में उसमें एडिपोसाइट्स में जो जा रहे हैं ना, वो उस पर एक्ट करेंगे हार्मोन सेल्स। मीन्स अगर हमारे पास एडिपोसाइट्स में जा रहे हैं तो फैटी एसिड वहाँ जाकर या तो एनर्जी की प्रोडक्शन करवाएंगे, या तो जो फैटी एसिड्स हैं वो दोबारा ट्राइसाइल ग्लाइसरोल के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे इन एडिपोसाइट्स। ग्लाइसरोल का फैट क्या होगा, ग्लाइसरोल जैसे ही रिलीज होगी ट्राइसाइल ग्लाइसरोल से, मतलब टूटेगी जिस तरह, तो वो ग्लाइसरोल है ना ब्लड में जाने के बाद हेपेटोसाइट्स में जाएगी, हेपेटोसाइट्स में उस पर एक्ट करेगी हेपेटोसाइट ग्लाइसरोल काइनेज एक्ट करेगा, जो उसकी फॉस्फोरिलेशन कराएगा। फिर फॉस्फोरिलेशन से वो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जो ग्लाइसरोल 3 फॉस्फेट होगी ना हमारे पास या तो वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर हो सकती है, या वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में एंटर हो सकती है, या तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जिसकी वजह से उसकी ऑक्सीडेशन होकर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में होगी, या वो दोबारा से हमारे पास ट्राइसाइल ग्लाइसरोल की सिंथेसिस करेगी। काइलोमैक्रोन्स की फैट्स में हम बात करें, फैट ऑफ काइलोमैक्रोन के रेमनेंट्स हैं, उसके जो इंट्रासेलुलर टैग्स वगैरह है ना, जो भी ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बोलते हैं, रिमूव हो जाएंगे। और जो भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं जैसे फॉस्फोलिपिड, एपोलिपोप्रोटीन और जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ये मतलब ये सारी चीज़ें जब जाएंगी ना, ये भी ब्लड में होकर लिवर के पास जाएंगी। ये पूरा काइलोमैक्रोन जितना भी रेमनेंट है वो लिवर में जाएंगे, लिवर पर उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वहाँ पर अटैच होकर फिर जैसे अंदर होंगी तो वहाँ पर जो कि इसके इंट्रासेलुलर कंपोनेंट्स है वो दोबारा से जो भी है वो मीन्स हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। जो भी फॉस्फोलिपिड जिनको फिर वहाँ से नाइट्रोजनस बेसिस वगैरह निकलेंगे वो सब रीयूज़ हो जाएंगी, कॉलिन वगैरह ये सब रीयूज़ हो जाएंगी। अगर ये सब
दो डिजीज़ हैं, अगर ये रिलीज़ नहीं हुई, मीन्स अगर रिसेप्टर्स पर नहीं लग सकें ये काइलोमाइक्रोन्स, तो फिर क्या होगा कि अक्यूमुलेट हो जाएंगे और ये इसकी वजह से हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से ये टाइप 3 है। क्योंकि इसमें रिसेप्टर्स पर काइलोमाइक्रोन अटैच ही नहीं हो पाए तो लिपोप्रोटीन ज़्यादा बनेगा, क्योंकि रिमूव नहीं हो रही ना काइलोमाइक्रोन की जो भी रेमिनेंट्स वगैरह हैं, बाइंडिंग रिसेप्टर के साथ नहीं हो रही, तो वो रिमूव नहीं हो रहा, वो हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया हो जाएगा और ये टाइप 3 है। एक और होती है टाइप 2 हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया, जिसमें हमारे पास ये भी हमारे पास फैमिलियल काइलोमाइक्रोनीमिया भी हम इसे कहते हैं, टाइप 1 सॉरी है ये। टाइप 1 हाइपोलिपोप्रोटीनीमिया इज़ अ रेयर और ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होती है, जिसमें लाइपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, या कोएंजाइम इसका जो नहीं एपोलिपोप्रोटीन C2 जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिससे बाइंड करो वो नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे पास काइलोमाइक्रोनीमिया हो जाती है। और फिर हाइपर ट्राइसल्ग्लाइसिमीमिया भी इसकी वजह से होती है, और वो फिर पेनक्रियाटाइटिस कॉज करती है। दिस इज ऑल अबाउट डाइजेशन, चैप्टर नंबर 15।